So let's start with chapter number 1. Chapter number 1 is actually about the history and evolution of Java, and it's mostly theoretical. So I will not pay much attention to chapter number 1 by considering the fact that it is not a very important chapter as it deals with how Java has evolved over years. तो हम theoretically देखेंगे कि जावा स्टार्ट कैसे हुई और जावा से पहले कौन सी लैंग्वेज थी और उन लैंग्वेजेस से जावा की तरफ मूव करने का पर्पस क्या था। सबसे पहले तो ये कि आप जावा को अडॉप्ट करने से पहले ये सोचें कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज करके किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अडॉप्ट ही क्यों किया जाता है। उसके पीछे दो फंडामेंटल रीजंस होती हैं। एक तो ये कि एनवायरनमेंट चेंज होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किसी दूसरी लैंग्वेज को लेके आने से आपके जो सिनेरियोज हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उनके यूजेस क्या हैं। और दूसरी चीज ये कि पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिन ड्रॉबैक्स को खत्म करके नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज करते हुए उन ड्रॉबैक्स को खत्म करते हैं, एज वेल एज उन ड्रॉबैक्स की जगह हम इम्प्रूवमेंट्स कैसे लेके आ सकते हैं। तो यही दो मेन रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आप किसी भी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोड़ते हो और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर आते हो। नेक्स्ट इसके मॉडर्न प्रोग्रामिंग के अंदर सी को हम डिस्कस करते हैं। तो सी को क्यों डिस्कस किया जाता है, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो आप डिजाइन करते हो उसके अंदर कौन से ऐसे फीचर्स होने चाहिए कि आप उसको यूज कर सको, वो आपके लिए यूजेबल हो। सबसे पहली चीज तो हम जो डिस्कस करते हैं कि वो किसी भी लैंग्वेज को इजी टू यूज होना चाहिए, आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सको। इसके अलावा वो एफिशिएंट होनी चाहिए, यानी वो फास्ट होनी चाहिए। फास्ट होने के साथ साथ उसे सिक्योर भी होना चाहिए और उसे फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप उसे किसी और तरीके से यूज कर सको या फिर उसकी फंक्शनैलिटीज को आप फर्दर अडॉप्ट कर सको। तो पुरानी लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, जो सी से पुरानी लैंग्वेजेस हैं जिनको आजकल हम नहीं इतना यूज करते, उसमें आती है बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स, इसकी होती है फुल फॉर्म। और ये जो है आजकल यूज नहीं होती। COBOL is business oriented language. Formula translation is actually Fortran. तो ये कुछ पुरानी लैंग्वेजेस हैं जो कि हम सी से पहले यूज करते थे और उनके काफी हद तक ड्रॉबैक्स देखे गए थे जिसकी वजह से सी को अडॉप्ट किया गया था। नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो टाइप की होती हैं, या तो वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं या फिर वो लो लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। तो बेसिक एक्चुअली लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि यूजर के साथ क्लोजली रिलेटेड होती हैं, जो कि यूजर के लिए ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होती हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट बोलूं, हेलो हाउ आर यू, तो मैं कंप्यूटर प्रोग्राम को भी हेलो हाउ आर यू इंग्लिश में ही बोलूं तो वो यूजर के लिए भी आसानी है और कंप्यूटर के लिए तो ऑब्वियसली आसानी होनी चाहिए क्योंकि वो लैंग्वेज हम उसे दे रहे हैं। यही अगर मैं 1010 की फॉर्म में कोई टेक्स्ट लिख के कंप्यूटर को समझाती हूँ, वो कंप्यूटर के लिए समझना आसान होगा, लेकिन मुझे क्या पता इस 10 दफा 1 लिखे हुए और 20 दफा 0 लिखे हुए का क्या मतलब है, मैं इससे क्या मतलब पहुंचवाना चाह रही हूँ कंप्यूटर को। तो ऐसी लैंग्वेज जो कि यूजर के लिए आसान नहीं होती, उसको आप हाई लेवल लैंग्वेज नहीं बोल सकते। बजाय इसके कि जैसे अभी हमने प्रोग्राम में लिखा माई फर्स्ट लैब क्लास या माई फर्स्ट क्लास इन ऊप, कुछ ऐसा हमने प्रोग्राम में लिखा था। तो वो मुझे भी समझ में आ रहा है कि मैं कंपाइलर को समझा रही हूँ ये मेरी पहली क्लास है और कंपाइलर के लिए भी समझना आसान है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको आप बोल सकते हो कि वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो बेसिक लैंग्वेज जो थी वो लो लेवल लैंग्वेज में थी। फॉर्मूला ट्रांसलेशन को भी आप कह सकते हो, वो लो लैंग्वेज आती है, लो लेवल लेवल लैंग्वेज आती है। इसी तरह से आप और कौन सी लैंग्वेज है, कोबोल होती है, फोर्ट्रॉन होती है, ये सारी आप, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस का पार्ट नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेजेस स्टार्ट होती है सी से। ठीक है, और सी में भी आपने देखा होगा कि आप जो चीज समझाना चाह रहे हो कंप्यूटर को वो आपको खुद भी समझ में आ रही होती है। आप इंग्लिश में कुछ भी लिखते हो वो इंग्लिश में ही होता है, वो आपके लिए भी समझना आसान है और वो कंप्यूटर के लिए भी समझना आसान है। तो सी प्लस प्लस और सी जो है एक्चुअली ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं
और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एज कंपेयर टू पुरानी लैंग्वेजेस। सी के अंदर आप बात करते हो, सी एक्चुअली एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के साथ साथ आप उसे एक प्रोसीजरल लैंग्वेज भी बोल सकते हो। लेकिन जो आपकी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि आप रियल लाइफ के सिनेरियोज को ऊप के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ, मेरी ये एक क्लास है, इस क्लास को आपने रिप्रेजेंट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो आप उसे आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ टीचर्स होंगे जो उसको पढ़ा रहे होंगे, फर्नीचर होगा क्लासरूम्स के अंदर, फैंस होंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। तो यानी ये एक ऐसा सिनेरियो बनता है जिसको आप सी के थ्रू भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सिंस सी इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज और अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। लेकिन आप उस टाइप के कॉन्सेप्ट को, रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट को आप ऊप के थ्रू इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये कहलाती है ऐसी लैंग्वेजेस जिनके अंदर आप रियल लाइफ सिनेरियोज को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सको, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। अब सी भी आ गई, सी प्लस प्लस भी आ गई। सी के बहुत सारे फीचर्स थे, फिर सी प्लस प्लस आई, तो सी प्लस प्लस के अंदर सी के निस्बत काफी एडवांस्ड फीचर्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो बहुत डिटेल में है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन दे रही हूँ। उसके बाद आप 1980s के एंड पे आप कह लो कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत ज्यादा यूज हो रही थी। 1996 में आप ये समझ लें कि सी जो है, सी प्लस प्लस को थोड़ा सा हाइप ज्यादा मिल गया था। उसी टाइम पर जावा भी इन्वेंट हुई थी, और जावा की इनिशियली क्रिएशन कैसे हुई, ये सारी यहाँ थ्योरेटिकल डिटेल्स लिखी हुई हैं। अगर हम इनको वन बाय वन लाइन को ट्रांसलेट करना शुरू कर दें, दैट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इससे बेटर ये होगा कि आप खुद इसको पढ़ें। और हम जंप करते हैं कि जावा के ऐसे फीचर्स क्या हैं जिनकी वजह से जावा को यूज किया जाता है। सबसे पहले तो जावा जो है वो बहुत सिक्योर है, ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको एक जगह पर लिखते हो और फिर आप इसको किसी और प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो, तो ये पोर्टेबिलिटी होती है। लाइक इसको आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये एफिशिएंट होता है, सी और सी प्लस प्लस की निस्बत बहुत एफिशिएंट नहीं हार्डवेयर की फॉर्म में, लेकिन स्टिल इट इज मच बेटर। और ये सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करता है। कुछ जावा के बज वर्ड्स हैं, बज वर्ड्स का मतलब है ऐसे वर्ड जो कि जावा को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये बजवर्ड्स हैं कि ये सिंपल होती है, ये सिक्योर होती है, पोर्टेबल, आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, रोबस्ट मींस दैट इज इट इज लेटेस्ट, मल्टी थ्रेडेड मीन आप डिफरेंट छोटे छोटे प्रोग्राम्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके उनकी फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड दैट इज नोन एज अ स्मॉल टास्क इज नोन एज अ थ्रेड। ठीक है। इसी तरह से आप परफॉर्मेंस आप देखते हो, इसकी हाई परफॉर्मेंस है, इंटरप्रेटेड है यानी आसान होता है इसको समझना, इंटरप्रेट करना, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, डायनामिक भी है। तो ये बारी बारी इन सारे वर्ड्स को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आप इनको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब है। इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया गया है कि वो होते क्या हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे पहले की जो चीजें थी ना चैप्टर नंबर 1 की, दे आर प्योरली थ्योरेटिकल। अगर आपको वो फैसिनेट कर रही हैं या आपको अट्रैक्शन है कि भाई हम सी से सी प्लस प्लस में क्यों मूव किए और फिर सी प्लस प्लस से हमने जावा क्यों अडॉप्ट की, तो फिर आप उस चैप्टर को जरूर पढ़ें। अगर आपको फैसिनेशन नहीं है कि क्यों हम किया, तो हमने अडॉप्ट किया, तो फिर जरूरी नहीं है आप उस चैप्टर को पढ़ें। ठीक है। जस्ट एक आउटलाइन, मेजर आउटलाइन जितने लेवल की मैंने आपको दी है इतने ही लेवल की आपको भी पता होनी चाहिए। इससे ज्यादा डिटेल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बुक से पढ़ें, इससे ज्यादा डिटेल में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करती आप पढ़ें। लेकिन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2 मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बुक को जरूर पढ़ें। तो इसमें हमारा जो बहुत पहला कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है टू पैराडाइम से। एक पैराडाइम हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम दूसरी पैराडाइम में देखेंगे कि उसमें क्या है। फर्स्ट पैराडाइम में जो चीजें आप डिस्कस करते हो वो आती हैं एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, और फिर सेकंड में हम डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस को। ठीक है। तो टू पैराडाइम्स के अंदर अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है डेटा हाइड करते हो, यानी डेटा, एक क्लास का जो डेटा है ना वो दूसरी क्लास से छुपा हुआ रहता है। इस चीज को आप डिस्कस करते हो एब्स्ट्रैक्शन में। ऊप के तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तीन बेसिक प्रिंसिपल में जो फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज इनकैप्सुलेशन,
इनकैप्सुलेशन नाम से भी पता चल रहा है कि आप किसी चीज को कैप्सूल में बंद कर देते हो, जिसकी वजह से उसका डाटा हाइड रहता है और वो डाटा सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है, बाहर वाली क्लासेस उसकी एक्सेस उसको नहीं कर सकती। यानी आप डाटा को कैप्सुलेट कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ मेथड्स और इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि इनहेरिटेंस इज रिलेटेड टू पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। यानी इसके अंदर आप डिफाइन करते हो एक टॉप डाउन अप्रोच को, जिसमें एक क्लास होती है पेरेंट क्लास, फिर वहां से आप डिड्यूस करते हो चाइल्ड क्लासेस को। पेरेंट क्लास के अंदर आप कह सकते हो जैसे एनिमल एक पेरेंट क्लास है, और चाइल्ड क्लास उसकी होगी कैट क्लास, डॉग क्लास, या फिर डियर क्लास, या फिर जितने भी एनिमल है वो सारी आप उसकी चाइल्ड क्लासेस बना सकते हो। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम जिसमें स्टडी करते हैं वो होता है इनहेरिटेंस, और ये भी एक जावा का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा का वो है पॉलीमॉर्फिज्म। आसान और सादा अल्फाज में बताऊं तो पॉलीमॉर्फिज्म का ये मतलब है कि एक ही तरह का प्रोग्राम है, आप उसकी रन टाइम पे डिफरेंट फॉर्म्स बता रहे हो, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, या शेप नंबर 1, शेप नंबर 2। पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली दो वर्ड से मिलके, तीन वर्ड से मिलके बना है। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ्स मीन्स शेप। तो डिफरेंट शेप्स को आप लेके यहाँ स्टडी करते हो। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एक ही तरह का कॉन्सेप्ट होता है जिसको रन टाइम पे डिफरेंटली परसीव किया जा रहा होता है, डिफरेंटली प्रेजेंट किया जा रहा होता है। ठीक है, जैसे मैमल है, जैसे एनिमल है, तो ये एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको डिफरेंट बिहेवियर बदला बदला के उसको प्रेजेंट किया जा रहा होता है, और इस चीज को आप बोलते हो पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो कॉन्सेप्ट जो सिर्फ मैं आपको आउटलाइन दे रही हूँ ना, मेजर मेजर, इनके ऊपर हम तीन तीन हफ्ते इनको थ्योरेटिकली पढ़ते हुए गुजारेंगे, और फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये होती क्या चीजें। सिर्फ इस वक्त आप मेजर गाइडेंस ले लें। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको कहा कि वो होती एक ही चीज है, डिफरेंट फॉर्म्स आप शो कर रहे होते हो, ये डिफरेंट शेप्स आप उसकी शो कर रहे होते हो। इनकैप्सुलेशन में आप चीजों को बंद कर रहे होते हो, इनकैप्सुलेट कर रहे होते हो। इनहेरिटेंस में आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब हम जंप करते हैं टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज अ फर्स्ट सिंपल प्रोग्राम। इसको अगर आप रिलेट करोगे ना जो हमने कंपाइलर में लिखा था, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल सिमिलर टू the first program that we have already created in compiler. So if you are noticing this program, you are noticing a backslash with a static. तो जहां कहीं भी बैकस्लैश और स्टैटिक स्टैटिक होगा, प्लीज कीप दैट इन माइंड कि ये है एक्चुअली आपका कमेंट। तो कमेंट में लिखा हुआ है दिस इज अ सिंपल जावा प्रोग्राम, कॉल दिस फाइल एज एग्जांपल डॉट जावा, और इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है दैट इज क्लास एग्जांपल, और उसके अंदर फिर एक कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट के अंदर डिफरेंस अंडरस्टैंड करें। मल्टी लाइन कमेंट वो होगा जो बैक स्लैश स्टैरिक के साथ शुरू होगा, उसके साथ आप 10 लाइन में भी लिखो तो वो कमेंट ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप दो डबल स्लैश यूज करोगे तो इसका मतलब है ये सिंगल लाइन कमेंट है, जो कुछ आपने कमेंट में लिखना है वो सिर्फ एक ही लाइन में आप लिख सकते हो, जब आप दूसरी लाइन में लिखोगे वो कमेंट कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो कमेंट्स की दो टाइप्स होती है, एक होते हैं मल्टी लाइन कमेंट, दूसरे होते हैं सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब है कि आप 10 लाइंस में भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, लेकिन वो स्टार्ट होना चाहिए बैक स्लैश स्टैरिक से। और सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है कि वो डबल बैक स्लैश से यूज होगा, और उसके अंदर आप कमेंट मेंशन कर सकते हो। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप PSVM लिखोगे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन खुद ब खुद आ जाएगा, और उसके अंदर आपने जो भी लिखना है स्क्रीन पे शो करने के लिए, वो यू हैव टू राइट दैट इनसाइड system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के अंदर आपने लिखना होगा। ठीक है, बाकी चीजें जो है कंपाइल करना कैसे होता है, रन करना कैसे होता है, या सेकंड प्रोग्राम पे या कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे, ये हम कल जंप करेंगे। फिलहाल तक के लिए इतना काफी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं आपको टास्क दूंगी इस क्लास के एंड पर।